मूवमेंट एंड लोकोमोशन, नोट्स रिवीजन, गति एवं चलन। पेशियाँ यह उत्तक व मेसोडर्म से विकसित होती है। शरीर के भार का 40 से 50% योगदान होता है। पेशियों के 4 प्रमुख लक्षण होते हैं: उत्तेजन, संकुचन, विस्तारण और प्रत्यास्थता। उत्तेजन न्यूरॉन्स भी दर्शाते हैं: संकुचन लेंथ का छोटा होना, विस्तारण लेंथ का लंबा होना, प्रत्यास्थता। पेशियाँ 3 प्रकार की होती है: कंकाल पेशियाँ, कार्डियक पेशियाँ और चिकनी पेशियाँ। कंकाल पेशियाँ अस्थियों से जुड़ी होती है। कार्डियक पेशियाँ हृदय की पेशियाँ, चिकनी पेशियाँ आंतरिक अंगों, विसरल ऑर्गन, आहार नाल, मूत्राशय इत्यादि की पेशियाँ होती है। कंकाल पेशियाँ ऐच्छिक होती है, कार्डियक पेशियाँ अनैच्छिक होती है और चिकनी पेशियाँ भी अनैच्छिक होती है। कंकाल पेशियाँ सिलेंड्रिकल एवं अशाखित होती है। कार्डियक पेशियाँ सिलेंड्रिकल, शाखित एवं इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं। चिकनी पेशियाँ स्पिंडल तर्कु आकार की होती है। कंकाल पेशियाँ रेखित होती है और बहुकेंद्रक की होती है, थकान उत्पन्न होती है। कार्डियक पेशियाँ भी रेखित होती है, एक केंद्र की होती है, थकान नहीं होती है। और चिकनी पेशियाँ अरेखित होती है, एक केंद्र की होती है और थकान नहीं होती है। कार्डियक पेशियों में अत्यधिक ब्लड सप्लाई होती है। अत्यधिक रुधिर सप्लाई कोशिकाएं उपस्थित एवं अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑक्सीजन का सप्लाई भी अधिक होता है, इस कारण थकान नहीं होती है। चिकनी पेशियों में धीमा अनुशीतलन, इस कारण थकान उत्पन्न नहीं होती है। कंकाल पेशियों में इधर टेंडन होता है, बोन और मसल को टेंडन और बोन को आपस में लिगामेंट जोड़ता है। उसके बाद में मसल बंडल को फेसिकल कहते हैं। सबसे पहले मसल आ जाएगा, जिससे बाहर से एपिमाइसियम संयोजित तक की परत होती है, एपिमाइसियम जो घेरे रहती है। उसके बाद में मसल बंडल के अंदर मसल सेल होते हैं और सभी मसल बंडल आपस में फेसिया द्वारा जुड़े होते हैं। मसल बंडल को फेसिकल कहते हैं। सभी मसल बंडल फेसिकल को जोड़ने वाली संयोजित तक फेसिया होती है। मसल को सपोर्ट करने वाली संयोजित तक एपिमाइसियम, मसल बंडल फेसिकल को सपोर्ट करने वाली संयोजित तक पेरीमाइसियम, मसल सेल को सपोर्ट करने वाली संयोजित तक एंडोमाइसियम होती है। मसल सेल या मसल फाइबर या फाइबर मसल सेल की प्लाज्मा झिल्ली सार्कोलाइमा कहलाती है। अंतःप्रद्रवी जालिका को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कैल्शियम का संग्रहालय, Ca+2 का संग्रहालय। माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहते हैं। बहुकेंद्रकीय साइमेटिकम होता है। मसल सेल के भीतर कई सारे मायोफाइब्रिल्स उपस्थित होते हैं। मसल सेल के भीतर मायोफाइब्रिल्स समांतर रूप से उपस्थित होते हैं। मायोफाइब्रिल्स में मायोफिलामेंट होते हैं। मायोफिलामेंट में प्रोटीन होते हैं संकुचनशील। मायोफाइब्रिल्स में 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक तो 2 तंतु होते हैं, पतले तंतु और मोटे तंतु। पतले तंतु एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन उपस्थित होता है। मोटे तंतु में मायोसिन प्रोटीन उपस्थित होता है। पतले तंतु 3 प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होते हैं: एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन में 2 होते हैं: जी एक्टिन ग्लोबुलर एकलक और एफ एक्टिन फिलामेंटस होता है। ट्रोपोनिन की 3 इकाइयाँ होती है और ट्रोपोमायोसिन होता ही है। एफ एक्टिन की 2 कुंडलित चेन होती है, ट्रोपोमायोसिन की 2 चेन होती है और ट्रोपोनिन की 3 इकाइयाँ होती है: ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन सी कैल्शियम से जुड़ने वाली, ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन से जुड़ने वाली, ट्रोपोनिन आई एक्टिन से जुड़ने वाली इनहिबिटरी होती है। मोटे तंतु थिक फिलामेंट होते हैं। इसमें होता है लाइट मेरोमाइसियम, टेल होती है। हेड होता है जो हैवी मेरोमाइसियम होता है, यहाँ क्रॉस आर्म होती है। एक्टिन बाइंडिंग क्षेत्र, हेड में सबसे आगे एक्टिन बाइंडिंग क्षेत्र, उसके पीछे की तरफ एटीपी बाइंडिंग क्षेत्र होता है। Mg+2 होता है इसमें मैग्नीशियम। मोटे तंतु मायोसिन प्रोटीन से निर्मित होता है। मायोसिन एक बहुलक प्रोटीन है जिनकी इकाई मेरोमायोसिन कहलाती है। हेड एवं भुजा को हेवी मेरोमाइसियम तथा टेल को लाइट मेरोमाइसियम कहते हैं। एक्टिन बाइंडिंग क्षेत्र एवं एटीपी बाइंडिंग क्षेत्र मायोसिन के हेड में उपस्थित होती है। मायोसिन की एटीपीएस क्रिया के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। सबसे पहले होती है जेड लाइन, जो पतले तंतुओं को 2 बराबर भागों में बांटती है। एम लाइन मोटे तंतुओं को 2 बराबर भाग में बांटती है। आई बॉन्ड होता है जो पतले तंतुओं को घेरे रहता है। ए बॉन्ड होता है जो पतले और मोटे तंतु दोनों उपस्थित होते हैं, पर एच जोन में केवल मोटे तंतु उपस्थित होते हैं। एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच की जो दूरी होती है उसे सार्कोमियर कहते हैं। मायोफाइब्रिल्स में ए बॉन्ड एवं आई बॉन्ड एकांतरित रूप से व्यवस्थित होते हैं, इस कारण रेखित दिखाई देते हैं। ए बॉन्ड एनाइसोट्रोपिक, इनमें मोटे एवं पतले दोनों तंतु उपस्थित होते हैं।
आई बॉन्ड आइसोट्रोपिक होते हैं, इसमें केवल पतले तंतु उपस्थित होते हैं। जेड लाइन रेखीय संयोजक ऊतक जो आई बॉन्ड पतले तंतुओं को दो समान हिस्सों में विभाजित करती है। एम लाइन ए बॉन्ड के मध्य रेखीय ऊतक होता है। एच जोन इसे हैंसन्स जोन कहते हैं, हल्का या लाइट कलर का होता है। ए बॉन्ड का वह भाग जो केवल मोटे तंतुओं से बना होता है, पतले तंतु नहीं होते हैं, तो वहाँ एच जोन होता है। एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक का भाग सार्कोमियर कहलाता है। सार्कोमियर पेशीय संकुचन की इकाई होती है। सार्कोमियर में हाफ आई बॉन्ड प्लस ए बॉन्ड प्लस हाफ आई बॉन्ड होता है। मसल प्रोटीन भी तीन होते हैं, संकुचनशील प्रोटीन, नियामक प्रोटीन और संरचनात्मक प्रोटीन। संकुचनशील प्रोटीन में एक्टिन और मायोसिन होता है। नियामक रिलैक्सिंग या रेगुलेटर प्रोटीन में दो होते हैं, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन। संरचनात्मक प्रोटीन में एक्टिनिन एक्टिन को जेड लाइन से जोड़ता है, डेस्मीन जेड लाइन को सार्कोलेमा से जोड़ता है। पेशीय संकुचन की क्रियाविधि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार पेशीय संकुचन के दौरान पतले तंतु मोटे तंतुओं पर स्लाइड करते हैं। सबसे पहले एसिटाइल कोलाइन स्रावित होता है सार्कोलाइमा पर। टी ट्यूब्यूल्स होती है जिन पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम का स्रावन करता है। थ्योरीज की एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर सार्कोलाइमा पर ग्राही से जुड़ विभव का निर्माण प्रेरित करता है। इस कारण टी ट्यूब्यूल से कैल्शियम का स्रावन होता है। यह कैल्शियम ट्रोपोनिन सी इकाई से जुड़ता है। इस कारण ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन एक्टिन से पृथक हो जाता है। ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन के पृथक होने से एक्टिन सक्रिय क्षेत्र खुल जाते हैं जिन पर मायोसिन का हेड आकर जुड़ता है, पेशीय संकुचन प्रेरित करता है। पेशीय संकुचन में आई बैंड की लेंथ कम हो जाती है, एच जोन छोटा हो जाता है। पूर्ण संकुचन में एच जोन विलुप्त हो जाता है। सार्कोमियर की लेंथ कम हो जाती है, ए बैंड की लेंथ सेम रहती है, तंतु की लंबाई सेम रहती है। मायोसिन और एक्टिन एडीपी प्लस पीआई ये आपस में जुड़ते हैं और क्रॉस ब्रिज का निर्माण होता है। उसके बाद में पतले तंतु मोटे तंतु पर स्लाइड करते हैं। उसके बाद में मायोसिन और एक्टिन को पृथक करने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। ब्रिज को ब्रेक करने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। अभी ये एटीपी एडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट होता है और मायोसिन एक्टिन पृथक हो जाते हैं। नोट की बात, पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन संचित प्रोटीन मायोग्लोबिन होता है। मायोसिन के हेड को एक्टिन से पृथक करने हेतु एटीपी की आवश्यकता होती है। पेशीय संकुचन में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है जो मायोसिन की एटीपीएस क्रिया के लिए। कंकाल पेशियों में थकान का कारण लैक्टिक एसिड का एकत्रण होता है। पेशीय ऊर्जा स्रोत लीवर में संश्लेषित होता है क्रिएटिन जो एटीपी से जुड़कर क्रिएटिन फॉस्फेट का निर्माण करता है प्लस एडीपी का निर्माण करता है। क्रिएटिन फॉस्फेट का वेस्ट क्रिएटिनिन होता है जो मूत्र में उत्सर्जित होता है। रेड मसल फाइबर वाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर वायवीय पेशियाँ, वाइट मसल फाइबर अवायवीय पेशियाँ होती है। रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन ऑक्सीजन संचित प्रोटीन अधिक होता है। वाइट मसल फाइबर में मायोग्लोबिन ऑक्सीजन संचित प्रोटीन कम होता है। रेड मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होता है, वाइट मसल फाइबर में कम होता है। रेड मसल फाइबर में की ऑक्सीकरण क्षमता अधिक होती है, वाइट मसल फाइबर की कम होती है। रेड मसल फाइबर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है और वाइट मसल फाइबर में अधिक होता है। रेड मसल फाइबर में धीमी दर से संकुचन होता है अर्थात थकान देरी से व धीमी दर से उत्पन्न होती है, परंतु वाइट मसल फाइबर में तेज दर से संकुचन होता है, थकान जल्द विकसित होती है। रेड मसल फाइबर के एग्जाम्पल कमर की पेशियाँ, हाथों की पेशियाँ होती है। उसके बाद में आता है मसल ट्विच और मसल टिटेनस। मसल ट्विच उद्दीपन के प्रभाव में पेशियों में एकल संकुचन व अनुशीतलन होता है तो इसे मसल ट्विच कहते हैं। मसल टिटेनस ऐसी अवस्था है जिसमें पेशियाँ संकुचित अवस्था में ही रहे, अनुशीतलित ना हो, तो वह मसल टिटेनस होता है। पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नोट की बात, मानव शरीर में ऑक्सीजन संचित प्रोटीन मायोग्लोबिन होता है। मायोसिन के हेड को एक्टिन से पृथक करने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। पेशीय संकुचन हेतु कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। मायोसिन की एटीपीएस क्रिया। कंकाल पेशियों में थकान का कारण लैक्टिक एसिड का एकत्रण होता है। पेशीय ऊर्जा स्रोत में लीवर में संश्लेषित होता है क्रिएटिन जो एटीपी से जुड़कर क्रिएटिन फॉस्फेट प्लस एडीपी का निर्माण करता है। यह क्रिएटिन फॉस्फेट क्रिएटिनिन वेस्ट होता है। इस क्रिएटिन फॉस्फेट का वेस्ट क्रिएटिनिन होता है जो मूत्र में उत्सर्जित होता है।
इसके हम में रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर में डिफरेंस की बात करें तो रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन ऑक्सीजन संचित प्रोटीन अधिक होता है जो वाइट मसल फाइबर में कम होता है। रेड मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होता है जो वाइट मसल फाइबर में कम होता है। रेड मसल फाइबर की ऑक्सीकरण क्षमता अधिक होती है जो वाइट मसल फाइबर की कम होती है। रेड मसल फाइबर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक होता है और वाइट मसल फाइबर नहीं सॉरी रेड मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है और वाइट मसल फाइबर में अधिक होता है। रेड मसल फाइबर में धीमा अनुशीतलन होता है, इस कारण थकान देरी से व धीमी दर से उत्पन्न होती है। वाइट मसल फाइबर में तेज दर से संकुचन होता है, इस कारण थकान जल्द विकसित होती है। रेड मसल फाइबर के एग्जाम्पल कमर की पेशियों में और वाइट मसल फाइबर के एग्जाम्पल हाथों की पेशियाँ होती है। मसल ट्विच और मसल टिटेनस। मसल ट्विच उद्दीपन के प्रभाव में पेशियों में एकल संकुचन व अनुशीतलन होता है तो इसे मसल ट्विच कहते हैं। मसल टिटेनस ऐसी अवस्था जिनमें पेशियाँ संकुचित अवस्था में ही रहे, अनुशीतलित ना हो तो इसे मसल टिटेनस कहते हैं। कंकाल पेशियाँ और लीवर में। कंकाल पेशियों में ग्लूकोज होता है जो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनता है। अब ये लैक्टिक एसिड ब्लड से जाता है लीवर में और लैक्टिक एसिड लीवर में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट से वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। यह ओआरआई साइकिल है। कंकाल पेशियों में ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है तो इसे ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं और लीवर में लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज का निर्माण होता है तो इसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। पेशीय संकुचन में दो होता है, आइसोमेट्रिक संकुचन, आइसोटोनिक संकुचन। आइसोमेट्रिक संकुचन में मसल की लेंथ समान रहती है, बाहर नहीं उठा पाना। आइसोटोनिक संकुचन में मसल की लेंथ में परिवर्तन होता है, बाहर उठाना। कंसेंट्रिक इसेंट्रिक। कंसेंट्रिक में मसल की लेंथ छोटी होती है और इसेंट्रिक में मसल की लेंथ में वृद्धि होती है। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटस मैक्सिमस होती है जो खुले में होती है। सबसे लंबी पेशी होती है जो सार्टोरियस टेलर पेशी होती है जांघ में। सबसे छोटी पेशी स्टेपिडियस होती है मिडल ईयर में। काल्फ मसल्स पिंडी में होती है गैस्ट्रोरिमस पेशी। कंकाल तंत्र दो होता है, एक तो अक्षीय कंकाल तंत्र, अनुबंधीय कंकाल तंत्र। टोटल बोन्स 206 होती है। अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 बोन्स और अनुबंधीय कंकाल तंत्र में 126 बोन्स होती है। अक्षीय कंकाल में स्कल, रिब्स, वर्टेब्राई कॉलम और स्टर्नम आती है। स्कल करोटिड में 29 बोन होती है। रिब्स पसलियों में 12 जोड़ी होती है, 24 बोन। वर्टेब्रल कॉलम में कशेरुकी में 26 बोन्स होती है और उरोस्थी स्टर्नम में 1 बोन होती है। स्कल में 29 बोन कैसे होते हैं? कपाल अस्थियाँ होती है 8, तो चेहरे की अस्थियाँ होती है 14, ईयर ओसिकल्स होती है 6, हाइयोइड बोन होती है 1। कपाल अस्थियाँ की बात करें तो कपाल अस्थियों में फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इथेनॉइड और स्फेनॉइड बोन होती है। फ्रंटल 1 होती है, पैराइटल 2, टेम्पोरल बोन भी 2 होती है, ऑक्सीपिटल 1, एथेनॉइड और स्फेनॉइड भी 1-1 होती है। स्फेनॉइड बोन होती है उसे कीस्टोन अस्थि कहते हैं। यह अस्थि अधिक कपाल अस्थियों से जुड़ी होती है इसीलिए इसे कीस्टोन बोन भी कहते हैं। सभी कपाल अस्थियाँ आपस में सचर्स के द्वारा जुड़ी होती है। यह जॉइंट अगतिशील जॉइंट होते हैं। चेहरे की अस्थियों में सबसे पहले होती है मैंडिबल जो 1 होती है, निचले जबड़े की यू आकार की होती है। मैक्सिला ऊपरी जबड़े की होती है जो 2 होती है। वूमर ट्रेंगुलर बोन होती है जो 1 होती है। नेजल 2 होती है। जाइगोमेटिक आर्क चीक बोन होती है जो भी 2 होती है। पैलेटाइन 2 होती है। लेक्राइमल 2 होती है और इन्फीरियर टर्मिनल भी 2 होती है। ईयर ओसिकल्स 3 होती है। मेलियस, इंकस, स्टेपिस। मेलियस हैमर शेप होती है, इंकस एंगल शेप होती है, स्टेपिस स्ट्रप शेप होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी बोन स्टेपीज होती है। पश्च मस्तिष्क का आखिरी भाग मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। हाइयोइड बोन यू आकार की बोन होती है जो मुख गुहा के तल पर उपस्थित होती है। एकमात्र अस्थि जो किसी अन्य अस्थि से जुड़ी नहीं होती है, टंग के पश्च भाग से जुड़ी होती है। फोरमेन ऑफ मैग्नम के दोनों तरफ अस्थियों की अतिवृद्धि ऑक्सीपिटल कोंडाइल पाई जाती है, अतः ह्यूमन स्कल डाइकोंडाइलिक होती है। स्तर उभयचर स्तनधारी और उभयचर। नोट की बात है, स्तनधारी उभयचर फ्रॉग में डाइकोंडाइलिक स्कल होती है। मछली, सरीसृप और पक्षियों में मोनोकोंडाइलिक स्कल होती है। रिब्स पसलियाँ 12 जोड़ी होती है, 24 बोन्स होती है। चपटी फ्लैट बोन्स होती है जो अधरीय क्षेत्र में स्टर्नम से तथा पृष्ठीय क्षेत्र में वक्षीय कशेरुक से जुड़ी होती है। पृष्ठीय क्षेत्र में 2 सतह बाइसेफेलिक होती है। ट्रू रिब्स वर्टेब्रोस्टर्नल रिब्स होते हैं जो 1 से 7 पेयर होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से स्टर्नम से जुड़ी होती है हाईलाइन उपास्थि के द्वारा। फॉल्स रिब्स 2 होती है, वर्टेब्रो कॉन्ड्रल रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। वर्टेब्रो कॉन्ड्रल रिब्स होती है 8वीं, 9वीं, 10वीं
सातवीं पसली से जुड़ी होती है हाइलाइन उपास्थि के द्वारा। फ्लोटिंग रिब्स प्लावी पसलियाँ 11वीं 12वीं होती है जो अधरीय भाग में खुली स्वतंत्र होती है। 1 से 7 जोड़े तक जो पसलियाँ होती हैं उन्हें वर्टेब्रो स्टर्नल रिब्स कहते हैं। 8वीं 9वीं 10वीं को वर्टेब्रो कॉन्ड्रल बोलते हैं और 11वीं 12वीं को फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। अस्थि पंजर अधरीय क्षेत्र में स्टर्नम, पार्श्व क्षेत्र में पसलियाँ और पृष्ठीय क्षेत्र में वक्षीय कशेरुक होती है। कशेरुकी वर्टेब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती है। इनके प्रकार सर्वाइकल, थोरैक्स, लुम्बर, सेक्रल, कोसिकल होता है। सर्वाइकल कशेरुक नेक, ग्रीवा में होती है। इनकी संख्या 7 और भ्रूणीय अवस्था में भी 7 ही होती है। थोरेसिक होती है, इनकी संख्या 12 होती है और भ्रूणीय अवस्था में भी 12 होती है। वर्टेब्रल कॉलम 26 बोन्स होती है। इनमें सर्वाइकल, नेक, ग्रीवा होती है संख्या में 7, भ्रूणीय अवस्था में भी 7 ही होती है। थोरैक्स होती है संख्या में 12, भ्रूणीय अवस्था में भी 12 होती है। लुम्बर कशेरुक लोअर बैक में होती है संख्या में 5 और भ्रूणीय अवस्था में भी 5 ही होती है। सेक्रल कशेरुक जो कुल्हे हिप में होती है संख्या में 1 होती है परंतु भ्रूणीय अवस्था में 5 होती है। और कोसिक्सटेल होती है जो संख्या में 1 होती है संलयन के बाद परंतु भ्रूणीय अवस्था में 4 होती है। सबसे मजबूत कशेरुक लुम्बर होती है और भ्रूणीय अवस्था में वर्टेब्राई होती है। और सूत्र होता है इनका C7 C7 T12 L5 S1 CO1 7 12 5 1 1। सर्वाइकल, थोरैक्स, लुम्बर, सेक्रल, कोसिकल। अंगूठे की तरफ रेडियस होती है और चिट्टी छोटी उंगली की तरफ अल्ना होती है। 7 सर्वाइकल कशेरुक का विशेष लक्षण होता है अपवाद होता है सीकोज, इसमें 6 से 9 होती है। कशेरुक दोनों सतह से चपटी होती है एफवी प्लेटियोन। सेक्रल कोसिकल ट्रायंगुलर बोन होती है। पहली सर्वाइकल कशेरुक एटलस, दूसरी सर्वाइकल कशेरुक एक्सिस, दोनों की संरचना भिन्न होती है। स्टर्नम ब्रेस्ट बोन होती है जो अधरीय भाग में उपस्थित होती है। इसका अग्रभाग चौड़ा एवं पश्च भाग संकीर्ण होता है और उसे एक्जिगोइड प्रोसेस बोलते हैं। अनुबंधीय कंकाल में 2 तिक्त 64 अंश मेखला, एक श्रोणि मेखला। अंश मेखला में 64 बोन्स और श्रोणि मेखला में 62 बोन्स होती है। अंश मेखला में 2 और भी होती है। अंश मेखलाएँ होती है 4 तो और श्रोणि मेखलाएँ होती है 2।
अनुबंधी कंकाल में ह्यूमरस होती है। 30 तो अग्रपाद की होती है। सबसे पहले ह्यूमरस, उसके बाद में रेडियस अल्ना, उसके बाद में ह्यूमरस 1 होती है, रेडियस अल्ना 1 होती है, कार्पल्स 8 होती है, मेटाकार्पल्स 5 और फेलेंजेस 14 होती है। श्रोणि मेखला में फीमर होती है जो 1 होती है, पटेला नी कैप 1 होती है, टिबिया फिबुला 1 होती है, टार्सल्स 7 होती है, मेटाटार्सल्स 5 और फेलेंजेस 14 होती है। अंश मेखला पेक्टोरियल गर्डल या शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं। 2 बोन्स होती है, एक स्कैपुला चपटी ट्रेंगुलर बोन होती है और एक क्लेविकल कॉलर बोन होती है, कर्व्ड घुमावदार होती है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, इसमें क्लेविकल और स्कैपुला आपस में एक्रोमियन प्रोसेस के द्वारा जुड़े होते हैं। कोरेकोइड प्रोसेस के द्वारा ग्लिनोइड कैविटी का निर्माण होता है जिसमें ह्यूमरस का हेड आकर फिट होता है। स्कैपुला दूसरी या 7वीं पसली के मध्य उपस्थित उभरी हुई पृष्ठीय भाग में उभरी हुई स्पाइन होती है। एक्रोमियन प्रोसेस नाम की अतिवृद्धि उपस्थित जो स्कैपुला को क्लेविकल से जोड़ती है। कोरिकोइड प्रोसेस उपस्थित जो ग्लिनोइड कैविटी का निर्माण करता है जिसमें ह्यूमरस का हेड आकर फिट होता है। अग्रपाद की अस्थियों में ह्यूमरस, डेल्टोइड रिज उपस्थित जिनसे पेशियाँ जुड़ी होती हैं। रेडियस अल्ना, रेडियस अंगूठे की तरफ और अल्ना छोटी उंगली की तरफ होती है। कार्पल्स की बात करें तो कार्पल्स 8 होती है। जब टेंडन अस्थियों में कन्वर्ट होते हैं तो सिसेमोइड बोन का निर्माण करते हैं। तो ऐसी 2 बोन होती है, जब टेंडन बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो सिसेमोइड बोन का निर्माण करते हैं। ऐसी 2 बोन होती है, एक तो पीसीफॉर्म और एक पटेला। कार्पल्स में 2 होती कार्पल्स निम्न है, ट्रेपेरोइड, ट्रेपेरिजियम, कैपिटेट, हेमिटेट, ट्रिक्वेंटिकम, पीसीफॉर्म, स्कैफोल्ड, ल्यूमेट। पीसीफॉर्म ससेमोइड बोन का उदाहरण होता है, टेंडन के ओसिफिकेशन से निर्मित होता है। श्रोणि मेखला पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल 1 बोन होती है, कोक्सल या इसे ओसइनोमिएट बोन 3 बोन के संलयन। कोक्सल बोन होती है जो 3 बोन के संलयन से निर्मित होती है। इलियम, स्ट्रियम और प्यूबिस। इलियम, स्ट्रियम, प्यूबिस तीनों मिलकर कोक्सल बोन का निर्माण करती है। उसके बाद में एस्टेबुलम कैविटी का निर्माण होता है जिसमें फीमर आकर फिट होता है और उसके बाद में पटेला की टिबिया फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस। प्यूबिक सिम्फेसिस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। दोनों कुल्हे क्षेत्र की कोक्सल बोन प्यूबिक सिम्फेसिस से जुड़ी होती है। प्यूबिक सिम्फेसिस फाइब्रस कार्टिलेज से निर्मित होता है। कोक्सल बोन एसिटाबुलम कैविटी का निर्माण करती है जिनमें फीमर का हेड आकर फिट होता है। फीमर सबसे बड़ी, मजबूत एवं लंबी बोन होती है। पेटेला नी कैप सेसेमोइड बोन का उदाहरण होती है। सेसेमोइड बोन के 2 उदाहरण होते हैं, एक तो पटेला और एक पीसीफॉर्म होती है। जॉइंट्स, जोड़ के अध्ययन को आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। 3 जोड़ होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेज जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं उन्हें सिनआर्थ्रोसिस बोलते हैं। अचल संधियाँ, डेंस रेशिया संयोजित तक उपस्थित, इस कारण गति संभव नहीं। कपाल अस्थियों के मध्य, दंत मसूड़ों के मध्य, गैमोफोसिस। उसके बाद में आता है कार्टिलेज जॉइंट एम्फीआर्थ्रोसिस होता है। कार्टिलेज की उपस्थिति के कारण सीमित गति संभव। एग्जाम्पल कशेरुकी वर्टेब्रेट के मध्य जॉइंट्स, प्यूबिक सिम्फेसिस के मध्य कार्टिलेज जॉइंट्स होते हैं। साइनोवियल जॉइंट डाईआर्थ्रोसिस होता है। साइनोवियल फ्लूइड हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट, द्रव के कारण गति संभव होती है। साइनोवियल जॉइंट्स के प्रकार होते हैं जो 5 होते हैं। सबसे पहले बाल सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, ग्लीडिंग जॉइंट और सैंडल जॉइंट। बाल सॉकेट जॉइंट होता है जो शोल्डर जॉइंट, कुल्हा संधि, हिप जॉइंट, इनकस एवं स्टेपीज के मध्य होता है। हिंज जॉइंट होता है जो एल्बो जॉइंट, नी, घुटना जॉइंट, फेलेंजेस, अंगुलियां और मेलियस और इंकस के मध्य होता है। पाइवेट जॉइंट धुराग्र होता है एटलस व एक्सिस के मध्य, इसे नो जॉइंट भी बोलते हैं। ग्लीडिंग जॉइंट कार्पल्स के मध्य और सैंडल जॉइंट होता है कार्पल्स एंड थंब की मेटाकार्पल्स के मध्य होता है। ऑक्सीपिटल बोन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल का निर्माण करती है। यस, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल
एटलस कंडाइल जॉइंट और एटलस एक्सिस पाइवट जॉइंट या नो जॉइंट भी बोलते हैं इसे। गति के प्रकार 3 होते हैं, अमीबॉइड गति, सिलियरी गति, पेशीय गति। अमीबॉइड गति स्यूडोपोडिया के द्वारा, फ्रूट WBC मैक्रोफेजेस, सूक्ष्म तंतु माइक्रोफिलामेंट्स। सिलियरी गति सीलिया के द्वारा, श्वसन मार्ग में, मस्तिष्क के नील्य में, फैलोपियन नलिका में अंड कोशिकाओं की गति। उसके बाद में डिसऑर्डर्स रोग की बात करें तो 4 होते हैं। एक तो मेगास्थेनिया ग्रेविस, गाउट, आर्थराइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मेगास्थेनिया ग्रेविस स्व प्रतिरक्षा रोग जिनमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रभावित होता है। एंटीबॉडीज एसिटाइल कोलाइन ग्राही को नष्ट कर देती है। लक्षण पेशियाँ कमजोर, थकान एवं पैरालिसिस हो जाता है। गाउट में जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, प्यूरिन उपापचय प्रभावित होता है। आर्थराइटिस में जॉइंट्स में प्रदाह, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्स संलग्न आनुवंशिक रोग जिनमें पेशीय अपघटन होता है। और आर्थराइटिस होता है जॉइंट्स में शोथ या प्रदाह, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस स्व प्रतिरक्षा रोग, IgM एंटीबॉडी जोड़ों को नष्ट करती है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्स संलग्न आनुवंशिक रोग जिनमें पेशीय अपघटन होता है।